दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप अपनी बेटियों, अपनी बहनों और घर की लड़कियों के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे। क्योंकि जिस लड़की की ये कहानी है उसने खुद अपनी ये कहानी हमें भेजी है। हम नाम और जगह बदल रहे हैं लेकिन कहानी बिल्कुल सच्ची है, जिसे सुन के आपकी आंखों में तो आंसू आ जाएंगे। वो कहती हैं, मेरा नाम आलिया है और मैं हमेशा से घर की वो लड़की थी जो मेहमानों के आने पे कोनों नुकरों में छुप जाया करती थी। इसलिए नहीं कि मैं बदसूरत थी या मोटी थी, बल्कि इसलिए कि मेरी खूबसूरती बल्कि निस्वानी हुस्न बहुत ज़्यादा था और लोग मेरा मजाक बनाते थे। मेरे ख़ानदान में लड़कियां बहुत ज़्यादा थीं और तकरीबन सभी एक ही उम्र की थी, क्योंकि 5 चाचू थे, 3 खालाएँ थीं, मामू खाला, और ये सब लोग आपस में कज़न थे। इसलिए तकरीबन एक ही ख़ानदान था, चाहे दादा के ख़ानदान के लोग हों या चाहे नाना के। ऐसे में मैं कज़नों से घिरी रहती थी। शक्ल तो मेरी बहुत सी कज़नों से ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो मेरा मजाक बनाती और कोई मुझे गाय कहता तो कोई कहता, तुमने क्या बच्चों को फीड करवाया है, या तुम शादीशुदा हो जो अभी से ऐसी लगती हो। जहाँ भी जाती लोग मेरी शक्ल देखने के बजाय कुछ और ही देखते थे। इसलिए मैं बड़ी परेशान रहती थी और ज़्यादातर जगहों पे जाती ही नहीं थी। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी। आखिरी साल था। मेरी माँ का कहना था कि उसको घर बिठाओ, ये कोई मुसीबत खड़ी करेगी। पर बाबा ने कहा, जहाँ इतना पढ़ाया है वहाँ इसको फाइनल पेपर तो देने दो। लेकिन बाबा भी कहीं ना कहीं मुझसे परेशान ज़रूर थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब से वैन वाले के साथ जाया करोगी, मैं तुम्हारी ड्यूटी नहीं दे सकता। तुम मेरे साथ आती जाती हो तो लोग देखते हैं। मैं भी चुप थी कि कम से कम मेरी पढ़ाई तो चलती रहे। इसलिए हाँ कह दिया और अगले ही दिन बाबा ने जल्दी जल्दी में एक वैन वाले से बात कर ली। वो हमारे मोहल्ले की काफ़ी लड़कियों को ले जाया करता था। उसका नाम शकूर था। मैं अगले दिन वैन के साथ खड़ी थी। देख के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वैन में पहले ही कई लड़कियां बैठी थीं जो सब अपनी अपनी जगह पे मसरूफ बातें कर रही थी। मैंने एक तरफ खड़े होकर हाथ में बोरी पकड़ी और दिल ही दिल में दुआ की कि बस आज का दिन भी बगैर किसी तकरार के ख़त्म हो जाए। वैन आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और रास्ते में मैं बाहर की दुनिया देखती रही। दुकानें, लोग, सड़क पे खड़े बच्चे, सब कुछ मेरी नज़र के सामने था, लेकिन दिल कहीं और ही था। मैंने अपनी छोटी सी जगह तलाश की और वहाँ बैठ के किताब निकाली ताकि पढ़ाई पर ध्यान दे सकूं। लेकिन हर थोड़ी देर बाद मेरी नज़र वैन के शीशे के अंदर अपने आप पे पड़ती और मैं सोचती कि लोग बाहर मुझे कैसे देखेंगे और क्या वो भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। शकूर वैन चलाता रहा और कभी कभी हमें सड़क के किनारे उतरने के लिए रोक देता। मैंने कोशिश की कि अपने आप को पुरसकून रखूं, लेकिन दिल की धड़कन कभी कभी तेज हो जाती और हाथ थोड़े कांपते, जैसे कोई छोटी सी परेशानी दिल में बैठ गई हो। मैंने बाहर के मनाजिर देखे और सोचा कि अगर मैंने इस साल के फाइनल पेपर दे दिए तो शायद कुछ बदल जाएगा और फिर मैं ज़्यादा एतमाद के साथ लोगों के सामने आ सकूंगी। वैन में बैठी सब लड़कियां मसरूफ़ थीं और कभी कभी मुझे लगता कि मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन दिल की कुछ गहराइयों में हमेशा यह खौफ छुपा रहता कि लोग फिर भी मेरी शक्ल के बजाय कुछ और ही देखेंगे और मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। इसलिए मैंने अपने आप से वादा किया कि आज का दिन बस पढ़ाई के लिए है और कुछ नहीं। खानदान में कोई शादी होती तो मुझे अम्मी वहाँ भी नहीं ले जाया करती थी। एक दिन तो उन्होंने घर रिश्ते वाली आंटी को बुला लिया। बाबा ने भी कहा कि इतनी जल्दी क्या है, तो माँ ने कहा रिश्ता होते होते भी 2 ढाई साल लगते हैं। बस इसकी पढ़ाई पूरी होगी तो इसकी शादी कर देंगे। वैसे भी लोग इसको देख के कहते हैं कि ये शादीशुदा लगती है। शादी हो जाएगी तो ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब रिश्ते वालों ने मुझे देखा तो कहने लगे कि उम्र तो आप थोड़ी बता रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि इसकी पहले शादी हो चुकी है और इसके बच्चे भी हो चुके हैं। मेरी माँ ने कहा, आप कसम ले लें, चाहे तो डॉक्टर से चेकअप करवा लें, लड़की बिल्कुल कवारी है। वो कहने लगे, अगर ऐसा है भी तो फिर भी कौन मानेगा कि ये कवारी है। हमारे बेटे के साथ खड़ी हुई इसकी बड़ी बहन लगेगी और 7 8 सालों में तो शायद उसकी माँ लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि औरत जल्दी बूढ़ी होती है। बस 2 बच्चे पैदा होने की देर है। औरत शौहर से 7 8 साल बड़ी ही लगने लगती है। हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। उस दिन मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा और कहा, पता नहीं किस पे चली गई है, अपनी फूफियों पे गई है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी लड़की नहीं। हम तो सारे दुबले पतले नफीस किस्म के लोग हैं। तेरी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, पर मैं तेरी शादी तो ज़रूर कराऊंगी।
और जल्द ही कराऊंगी। छुप के तू इमली तो नहीं खाती? तू कहीं चूरन तो नहीं खाती? खट्टी चीजें खा खा के तूने अपना ये हाल तो नहीं कर लिया? बता मुझे। जबकि मुझे ये चीजें पसंद ही नहीं थी, तो मैं क्यों खाती? मैंने वहां से कहा कि मैं नहीं खाती, लेकिन उनको मेरी बात पे यकीन ना आया। दोबारा रिश्ते वालों को बुलाने से तो माँ ने तौबा कर दी कि लोग बातें ही सुना के जाएंगे। लेकिन अब एक नई मुसीबत शुरू हो गई थी। वैन वाले अंकल मुझे हमेशा अगली सीट पे बैठने को कह देते, जबकि पीछे जगह होती थी। तब भी और फिर ऐसा हुआ कि जब 2-4 दिन मैं अगली सीट पे बैठी तो फिर मेरी अगली सीट पक्की हो गई। मैंने लड़कियां भी अजीबो करीब किस्म की थीं, लड़ाकू किस्म की। कहने लगी बस सब अपनी अपनी जगह पे बैठा करेंगे, नहीं तो सीट पे लड़ाई होती है। कोई अगली सीट पे बैठना चाहता है, कोई पीछे बैठना चाहता है। वैन वाले अंकल ने भी कहा कि बस आज से सबकी सीट पक्की है, ताकि कोई लड़ाई ना करे, और मैं अगली सीट पे ही बैठा करती थी। लेकिन वैन वाले अंकल बार बार गियर लगाने के बहाने मेरी रानों पे हाथ फेर दिया करते। और फिर जब मैं महसूस करती गई ऐसा हुआ है और उनकी तरफ देखती तो कहते ओह सॉरी सॉरी, और बात ख़त्म कर देते। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगता। अब मैं भी तो जवान हो रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि ये जानबूझ के ऐसे करते हैं। मैंने कई दफ़ा कहा कि मेरी सीट बदल दें, तो कहने लगे नहीं, आपकी यही सीट ठीक है। अगर घर वालों को ये बात बताती तो मुझे ही डांट पड़नी थी, क्योंकि पहले 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ था कि हम लोग बाज़ार में जा रहे थे और किसी लड़के ने आवाज़ दी कि आज तो मिल्क पैक वाले आए हुए हैं, और किसी ने कहा कि गाय आ गई, गाय आ गई, ले आओ बाल्टियाँ। तो मेरे साथ जो घर की औरतें थीं, मेरी अम्मी या चाची या कभी खाला, उन्होंने उन लड़कों को कुछ नहीं कहा, बल्कि घर आके मुझे बातें सुनाई कि तुम अपने आप को सही तरीके से छुपाती क्यों नहीं हो। मेरी माँ मेरे लिए ऐसे कपड़े लेती थीं जिनके साथ दुपट्टे नहीं बल्कि चादरें ली जाएं। अब अगर मैं कहती कि वैन वाला मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो कहते कि इसकी पढ़ाई छुड़वा दो। और मैं ये चाहती थी कि मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, एक डिग्री तो हो मेरे पास। इसलिए चुप कर गई और ये सब बर्दाश्त करने लगी। मैंने दिल ही दिल में कई बार सोचा कि अगर मैं किसी से ये बात कह दूँ तो शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं चुप कर गई और ये सब बर्दाश्त करने लगी। मैंने दिल में कई बार सोचा कि अगर मैं किसी से ये बात कह दूँ तो शायद सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन दिल की एक अंदरूनी ताकत मुझे खामोश रहने पे मजबूर कर रही थी। मैंने खुद से कहा कि बस पढ़ाई मुकम्मल करनी है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैंने अपनी पढ़ाई के लिए हर दिन कोशिश करना शुरू कर दी। वैन में बैठते वक्त मैंने अपनी नज़रें किताब पर मरकूज़ कर लीं और बाहर के मंज़र को बस धुंधला सा देखती रही। लेकिन दिल के किसी गोशे में खौफ और परेशानी हमेशा रहती थी। कभी कभी वैन वाले अंकल के हाथ के छूने का एहसास मुझे अंदर से लरजा देता और मैं अपनी जगह से हिलती नहीं थी। लेकिन ये सब बर्दाश्त करने के बावजूद मैंने अपने आप को मजबूत बनाया कि आखिरकार ये साल ख़त्म हो जाएगा और मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल संभाल लूँगी। हर दिन मैं अपनी किताबों के साथ ज़्यादा देर बैठती और बाहर की दुनिया के शोर को नज़रअंदाज करके अपने मकसद की तरफ बढ़ती रही। ये सब कुछ मेरे लिए एक इम्तिहान था और मैंने दिल में वादा कर लिया कि इस इम्तिहान को मुकम्मल करके मैं अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में खुद मुख्तार रहूँगी, क्योंकि मेरा अपना कोई भी नहीं था। इस घर में मेरा दर्द कोई नहीं समझता था। मैं रातों को उठ के रोती थी, मुझे अपने ही वजूद से खुद नफ़रत थी। अभी मेरी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई थी ठीक से कि इन लोगों ने मेरे अंदर ये महरूमी डाल दी कि मुझे अपने आप से ही नफ़रत हो गई। आगे चल के मेरे साथ इस माशरे ने क्या करना था, इसलिए सोच लिया कि अपने आप को मजबूत बनाना है। ख़ानदान में भी कुछ लड़के थे मेरी उम्र के, लेकिन उन सब ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। ये बात मुझे अंदरूनी तौर पे पता चली थी। मुझे बहुत बुरा लगता था, इसलिए माँ ने बाहर से रिश्ता देखना शुरू किया। अगर मैं ऐसी थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे तो लगता था कि सिर्फ़ कज़नों के घर वालों को ताने, बातें, हँसी मज़ाक ही मेरा मुक़द्दर है। लेकिन ये नहीं पता था कि अभी आगे मेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला था। मैं तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वैन वाले की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। मैं बहुत ज़्यादा साइड पे भी होके बैठती तो फिर से हाथ उसी तरफ ले आता। मैं बड़ा परेशान हो गई थी। अब मैंने उस साइड पे बैग रखना शुरू कर दिया और उसका काम नहीं होता था तो वो गुस्सा होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि हल्की-हल्की बारिश भी हो रही थी और लड़कियां वैसे ही कम थीं। उसने सब लड़कियों को उनके घर छोड़ दिया। मुझे सबसे पहले पिक करता था और सबसे आखिर में ड्रॉप करता था। कभी-कभी मुझसे पहले भी कुछ लड़कियां होती थीं और मेरे बाद भी।
लेकिन आज जो लड़कियां मेरे बाद ड्रॉप हुई थीं वो छुट्टी पे थीं, तो मैं ही आखिरी थी। और गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी क्योंकि सड़कों पे पानी भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान सड़क पे जाके रुक गई। मैंने कहा क्या हो गया, तो कहने लगा बोनेट गर्म हो गया है, उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो मैं काम करूं, पीछे पानी की बोतल है। जब उठा के लाई तो मैं दोनों सीटों के बीच में से ही पीछे की तरफ चली गई, और जैसे ही मेरा मुंह दूसरी तरफ था मुझे ऐसे लगा मेरे सर पे किसी भारी चीज़ का दबाव आया है। और इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। लेकिन जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी माँ सर पकड़ के बैठी थी और मेरी चाची और ताई अम्मी भी यहाँ पे मौजूद थी, और एक बड़ी कज़न भी। और सभी औरतों के मुंह लटके हुए थे। डॉक्टर की बात सुनी तो हैरान रह गई। डॉक्टर कहने लगी आपको अपनी बेटी का ख्याल करना चाहिए था। अब आप लोग रोना पीटना ना डालें, ये हॉस्पिटल है। मैं हैरान रह गई और फिर मुझे कुछ अजीब से ख्याल आने लगे, कुछ साए महसूस होने लगे। और जब माँ ने कहा कि हमारी तो इज्जत लुट गई तो मैं समझ गई कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। वैन वाले ने मेरे साथ बदकारी की थी। उसकी गाड़ी ख़राब नहीं हुई थी, वो जानबूझ के मुझे पीछे भेजना चाहता था और उसी ने मुझे बेहोश किया था। डॉक्टर ने भी यही बात बताई। मैं भी रोने लगी, तड़पने लगी और सदमे में फिर बेहोश हो गई। दोबारा होश आया तो हॉस्पिटल में ही थी, लेकिन शायद सुबह हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा अब आप घर जा सकते हैं। घर आ गई तो सब लोग परेशान थे। उस घर के जितने लोग थे उनको तो ये बात पता चल ही गई थी। चाचू का ख़ानदान भी आ रहा था और ताया का भी। मैंने खुद को संभाला और अपने आप को देख के दिल ही दिल में कहा अब कुछ भी हो जाए मैं मजबूत रहूंगी और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पे काबू पाऊंगी। लेकिन दिल के अंदर खौफ और सदमा अब भी मौजूद था। मैंने अपने माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों की आंखों में उदासी देखी तो दिल और ज़्यादा टूट गया। मैं सोचने लगी कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। हर लड़के के साथ तो ऐसा नहीं होता। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे आखिरी दो पेपर भी रहते थे, लेकिन अब मुझे किसने जाने देना था। और मैं खुद भी इस हालत में नहीं थी। मेरी पढ़ाई तो यहीं पर रुक गई और मुझ पे ये धब्बा भी लग गया। मेरी अपनी माँ मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि कहीं तूने ही तो कोई गलत इशारा नहीं किया था। इतनी हिम्मत कैसे हो गई उस आदमी की। ये सुनकर दिल और भी बुरी तरह टूट गया कि अपनी माँ ही जब शक कर रही थी तो किसी को क्या सफाई देती। कुछ न बोली, चुप हो गई। मेरी खामोशी को हाँ समझ लिया गया। अम्मी अब्बू रात को बैठ के बातें कर रहे थे और मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा खामोशी थी। सब लोग सुकून से सो रहे थे लेकिन मैं जाग रही थी। वो आपस में ऐसे बातें करते जैसे मैं कोई बोझ हूँ जिसे जल्दी जल्दी उतारना चाहते हैं। माँ कह रही थी कि अब क्या करें। बाबा ने कहा जल्दी जल्दी इसकी शादी करवा देते हैं। माँ ने कहा एक रिश्ता है लेकिन लड़का कुछ नहीं करता। बाबा ने कहा भूखी तो नहीं मर जाएगी ना, हाँ कह देते हैं। माँ ने कहा उस लड़के ने खुद रिश्ता भेजने को कहा था। मुझे तो लगता है कि उस लड़के के साथ भी इसका कोई ताल्लुक है। ये ना हो कल को कोई और बात सामने आए। बस इसी से शादी कर देते हैं। ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं। सादगी से निकाह करने की बात कर रहे थे। मेरे बाबा ने कहा कि उनको बुलाओ, बात करो, निकाह की डेट फाइनल करो। 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए। मैं हैरान थी कि कैसे मुझे जल्दी जल्दी अपने ऊपर से ये उतारने की बातें कर रहे हैं। पर मैं कुछ न बोली, ये सोच के कि ये घर मेरे लिए हमेशा से ही वही जगह रहा कि हर कोई मुझे ताने देता है। हो सकता है मेरा अगला घर इससे बेहतर हो, लेकिन ये भी एक दीवाने का ख्वाब था क्योंकि ससुराल हमेशा मायके से ज़्यादा बुरा ही होता है। लेकिन फिर भी मैं चुप कर गई। उस लड़के का नाम जावेद था। उसने खुद रिश्ता भेजने की बात की थी इसलिए कि माँ थी और एक छोटी बहन थी और बाबा थे। छोटी सी फैमिली थी। माँ ने रिश्ता पक्का कर दिया और निकाह की तारीख भी रख दी। 18 दिन बाद मेरा निकाह हो गया। रात के सन्नाटे में मैं अपने कमरे में लेटी रही और दिल के हर कोने में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी छुपी हुई थी। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ कैसे इतना जल्दी हो गया, कैसे लोग मेरी ज़िंदगी के सब फैसले इतनी आसानी से कर लेते हैं और मैं सिर्फ़ एक छोटी सी लड़की की तरह सब कुछ बर्दाश्त करती रह गई। मैंने आंखें बंद करके दिल में एक दुआ की कि बस सब कुछ खैर से गुजरे और जो भी होगा मैं उसे बर्दाश्त कर लूँगी। मैंने सोचा शायद जावेद अच्छा इंसान होगा, शायद उसके साथ ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन दिल की गहराइयों में एक छोटी सी हिचकिचाहट हमेशा मौजूद रही कि
یہ سب کچھ اتنی جلدی کیوں ہو رہا ہے اور کیا میں واقعی تیار ہوں اس نئی زندگی کے لیے؟ ہر پل میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی رہی اور آنکھوں کے سامنے سب منظر گھومتے رہے۔ رات بھر میں سوچتی رہی کہ 18 دن میں کیا کچھ بدل گیا اور کیا میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اسی طرح جھیل سکوں گی یا نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کی اور دل میں وعدہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں جو بھی ہو اس کا سامنا بہادری سے کروں گی اور جو بھی فیصلہ میری زندگی کے لیے ہے اسے قبول کروں گی۔ یہ رات میرے لیے ایک امتحان کی طرح تھی اور میں نے دل میں عزم کیا کہ 18 دن بعد آنے والا دن میری زندگی کا ایک نیا آغاز ہوگا اور میں اپنی تقدیر کے ہر پہلو کو اپنی ہمت اور صبر سے قبول کرنے کی کوشش کروں گی۔ شادی کی رات تھی، تھوڑی پریشان تھی اور دل کے ہر کونے میں ایک عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں میرا جو شوہر ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ میں نے تو اس کی تصویر بھی غور سے نہیں دیکھی تھی، بس ہاں کہہ دی تھی۔ سب کزن مجھ پہ ہنس رہی تھیں، دل ہی دل میں اس کے ساتھ اچھا ہی ہوا، جو بھی ہوا۔ بولا کسی نے کچھ بھی نہیں، لیکن ان کی نظریں اور ان کی باتوں کے انداز کو پہچانتی تھی میں۔ میری شادی ہو چکی تھی اور آج شادی کی پہلی رات تھی۔ میری ماں نے کہا کہ جو بھی تیرے ساتھ ہوا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو بہت زیادہ پچھتائے گی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ یہ محبت کی شادی نہیں کہ اگلا بندہ محبت میں میری ساری باتیں برداشت کر لے۔ ویسے بھی یہ بات کوئی محبت میں ویسے برداشت نہیں کرتا، اور ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر کیسا آدمی نکلے گا۔ پہلے مجھے اسے جانچنا تھا، دیکھنا تھا اور اس کی شخصیت اور رویے کو سمجھنا تھا۔ اس نے آ کے گھونگھٹ اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ کہنے لگا، تم اتنی زیادہ خوبصورت نکلو گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے تو بس تمہیں ایک دفعہ دور سے دیکھا تھا، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ مجھے خوبصورت کیوں کہہ رہا ہے۔ مجھے تو آج تک کسی نے خوبصورت نہیں کہا۔ خود بھی اس کی شکل و صورت اچھی تھی، عمر اس کی میرے سے شاید 4-5 سال زیادہ تھی، لیکن اپنے حساب سے وہ ابھی بھی بہت زیادہ جوان اور پرکشش لگ رہا تھا۔ کلر اس کا تھوڑا سا سانولا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرد تھوڑے سانولے ہی زیادہ خوبصورت اور دلکش لگتے ہیں۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے میرے ساتھ بات کی، میرے لیے تحفے بھی لایا، لیکن میں کیونکہ میرے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ سے تھوڑی ڈری ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ اس نے فوراً کہہ دیا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ میرا بہت خیال کر رہا تھا۔ اس نے کہا تم میری بیوی ہو، کہیں بھاگ تھوڑی جاؤ گی۔ مجھے پتہ ہے شادی جلدی میں ہوئی ہے، گھر والوں نے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی دادی کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں اس کو رخصت ہوتے دیکھ رہی ہوں، کیونکہ یہ بڑی لاڈلی والی ہوتی ہے، اس لیے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے تو جس طرح نکالا گیا وہ تو میں جانتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ پہلا لمحہ ہے جب میں کسی کے ساتھ سکون سے بات کر سکوں اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر سکوں۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور دل کی دھڑکن کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ میری ہر بات پہ مسکراتا اور میری آنکھوں میں دیکھ کے کہتا تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے محسوس کیا کہ آج کی رات کا خوف کچھ کم ہوا اور شاید زندگی کے نئے دن کی شروعات ہو گئی تھی۔ دل میں ایک روشنی کی سی کرن محسوس ہوئی اور دل کے بوجھ کا کچھ حصہ ہلکا سا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ پہلا لمحہ ہے جب میں اپنے آپ کو کسی کے ساتھ محفوظ اور آرام دہ محسوس کر رہی ہوں، اور دل میں ایک چھوٹی سی امید پیدا ہوئی کہ زندگی کے نئے راستے شاید کچھ بہتر ہوں گے۔ صبح اٹھی تو ساس نے بھی بہت پیار سے میرا استقبال کیا، مجھے اپنے پاس بٹھایا، مجھے کہنے لگی کہ تم تو میرے بیٹے کی خواہش ہو، اس کی پسند سے لائی ہوئی دلہن ہو، میں تو تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھاؤں گی۔ ہمارے یہاں 6 مہینے تک لڑکی سے کام نہیں کروایا جاتا۔ اگر تمہیں کوئی کام کرنے کا دل کرے تو تم صرف کھانا بنا دینا، گھر کے کام نہ کرنا، اور گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں، اتنے تو کام بھی نہیں۔ میں تو حیران ہو رہی تھی، میری ماں تو مجھ سے سارے گھر کے کام کروایا کرتی تھی، کہتی تھی کام کرنے سے تیرا وزن کم ہوگا تو تیرا یہ نسوانی حسن بھی کم ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ مجھ سے اتنے کام کرواتی کہ میں پورا دن ہی کاموں میں لگی رہتی۔ میرے سسر نے کہا بیٹا آپ نے پڑھائی مکمل نہیں کی نا، 2 پیپر آپ کے رہ گئے تھے کسی بیماری کی وجہ سے۔ یہ وہی جھوٹ تھے جو میرے گھر والوں نے بولے تھے۔ میں نے کہا کہ جی، تو کہنے لگے کہ آپ ایک کام کرو، آپ دوبارہ پیپر دے دینا، جیسے سپلی والے پیپر دیتے ہیں، ہے نا، آپ بھی دے دینا، آپ کی ڈگری پوری ہو جائے گی۔ میری ساس نے کہا کہ ارے اس کے بندے سے تو پوچھ لو کہ وہ اس کو آگے پڑھانا چاہتا ہے یا نہیں، پھر کہے گا کہ میری بیوی کو آپ نے پڑھائی پہ لگا دیا، پہلے تو اس نے اتنی خوشی خوشی شادی کی ہے۔ تو سسر کہنے لگے کہ جاوید نے ہی مجھے کہا ہے کہ آپ بات کر لینا تو اچھا لگے گا آپ کی بہو کو بھی۔
वो भी चाहता है कि अपनी पढ़ाई पूरी करे। मैं इतना खुश हुई कि उन लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी इज्जत थी। मेरे आराम और सुकून का ख्याल था और मेरी पढ़ाई का भी ख्याल था। ये बहुत बड़ी बात थी। अब उन लोगों को तो नहीं पता था कि मुझे घर से किस तरह निकाला गया, इसलिए मकलावे के लिए मुझे जाना ही था। जब मैं तैयार हो रही थी तो जावेद ने अलमारी से एक जोड़ा निकाला और कहने लगा, ये पहन लो, इसमें तो बहुत खूबसूरत लगोगी। मैंने कहा, जब मैं खूबसूरत हूँ ही नहीं तो लगूंगी कैसे? उसने कहा कि तुम तो खूबसूरती से माला माल हो, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक मर्द को चाहिए होता है। कम से कम जो मुझे चाहिए वो तो है, इसलिए तो तुम मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। मैं हैरान हुई। मैंने कहा, वाकई आपको मुझे देख के कोई घिन नहीं आती? वो कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो? उसे दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा और प्यार से पूछा कि तुम्हें ये बातें किसने कही हैं? क्या तुम्हें किसी ने कुछ बुरा कहा है? किसी ने दिल दुखाया है तुम्हारा कि तुम ऐसी बातें करती हो? बीवी हो तुम मेरी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, मुझे कहते थे कि शादीशुदा लगती हो। जावेद ने कहा कि अब तो शादीशुदा हो गई हो ना, अब तो लगोगी शादीशुदा। और मुझे नहीं लगी तुम शादीशुदा, वरना मैं तुम्हारे लिए रिश्ता क्यों भेजता। मैं तो दूर से ही समझ जाता कि ये शादीशुदा है। वो मेरी इतनी तारीफ़ कर रहा था, मेरा इतना ख़याल रख रहा था, लेकिन मैंने ज़िंदगी में इतनी नफ़रत और लोगों के बुरे रवैये देखे थे कि मैं ये समझ रही थी कि ये बस वक्ती है। जब उसको उसकी पसंद की चीज़ मिल जाएगी और 2-4 महीने गुज़र जाएंगे तो ये भी मुझे भूल जाएगा। बकलावे के लिए जावेद मेरे साथ ही गया। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा तो उसकी सांस नहीं आएगी। इस तरह से मेरे साथ साथ था, बार बार मेरी तारीफ़ कर रहा था और हर लम्हा मेरी तरफ नज़रें जमाए रखता था कि मेरी तो ज़िंदगी संवर गई, ऐसी बीवी मिल गई। मैं इतनी खुश हूँ तुम्हारे बगैर, मेरी ज़िंदगी अधूरी थी। तुम्हारे आने से सब कुछ बदल गया, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इत्तेफाक से मेरी 2 और कज़न्स भी आई हुई थी जिनकी शादी 7-8 महीने पहले हुई थी। उनसे ज़्यादा मैं खुश लग रही थी और वो मुझे देख के बस नज़रों से देखे ही जा रही थी। मुझे दिल ही दिल में लग रहा था कि आज मैं वाक़ई किसी की नज़र में अहम हूँ। मेरी कदर किसी ने की। जावेद मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था और मेरी हर हरकत पे मुस्कुरा रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये लम्हा कितना नायाब है और कितना कीमती है। मेरे शौहर का रंग सांवला ज़रूर था, लेकिन मेरा शौहर बहुत ज़्यादा फिट और मज़बूत जिस्म वाला था। बिल्कुल वैसे जैसे एक मर्द को होना चाहिए, और कद में भी लंबा था। जबकि मेरी कज़नों के शौहर मौलवी टाइप थे, पेट उनके बाहर निकले हुए थे और मेरे कज़नों के शौहर कम और अब्बा जी ज़्यादा लगते थे। पहली दफ़ा मुझे भी महसूस हुआ कि मैं भी कुछ हूँ। मुझे भी अच्छा महसूस हुआ। दिल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे खुश देख के मेरी माँ के चेहरे पे एक अजीब सा एहसास था। पता नहीं वो खुशी थी या शर्मिंदगी थी या फिर परेशान थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पूछा भी नहीं। रात को हम लोग इकट्ठे ही वापस आए। मैंने जावेद का शुक्रिया अदा किया तो कहने लगा, किस बात का शुक्रिया? मैंने कहा, सबके सामने तारीफ़ करने का शुक्रिया। उसने हंस के कहा, तारीफ़ नहीं करता तो और क्या करता? जो तारीफ़ के काबिल होता है उसी की तारीफ़ की जाती है ना। मैंने हंसते हुए कहा, तुम वाकई दिल के बहुत नरम इंसान हो जावेद। वो मुस्कुरा के बोले, तुम भी मेरे दिल की सबसे कीमती हस्ती हो। तुम्हारे बगैर तो मेरी ज़िंदगी अधूरी थी। तुम्हें खुश देख के मुझे सब कुछ मुकम्मल लगता है। मैंने शर्मा के नज़रें नीची कर लीं, लेकिन दिल के अंदर एक छोटी सी खुशी की लहर महसूस हुई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि जो कुछ भी गुजरा था, जो ज़ख्म मेरे दिल पे थे, वो शायद अब आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे हैं। जावेद मेरे करीब था और उसके हाथ में मेरा हाथ मजबूती में था। मैंने महसूस किया कि पहली बार कोई मुझे सिर्फ मेरी शख्सियत और हुस्न के लिए सराह रहा है, ना कि ज़ाहिरी बातों के लिए। जावेद मुसलसल कह रहा था, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा हो और मैं तुम्हें कभी भी खोने नहीं दूँगा। मैंने दिल ही दिल में कहा कि शायद अब मैं भी ज़िंदगी में पहली बार किसी के साथ महफूज और मोहब्बत भरा ताल्लुक़ महसूस कर रही हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, जावेद, तुम वाक़ई इतने मोहब्बत भरे हो। तुम मेरी हर फ़िक्र को समझते हो, तुम्हारी बातें मेरे दिल को सुकून देती हैं। उसने करीब आके कहा, आलिया, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी हर खुशी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचने दूँगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये अभी नया आगाज़ है और जो गुज़रा था वो सब कुछ अब माज़ी की बात बन जाएगा। मैंने दिल में अज़म किया कि अब अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दूँगी।
और जो भी होगा मैं उसे सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करूंगी। जावेद मुसलसल मेरी आंखों में देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने उसके हाथ को थामे रखा और दिल ही दिल में सोचा कि ये मोहब्बत भरा लम्हा हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए एक यादगार बन जाएगा। हम दोनों के दिल एक दूसरे के साथ करीब थे और हर लम्हा एक दूसरे के एहसासात को समझते हुए गुजरता रहा। जावेद ने कहा, आलिया, आज की रात बस तुम्हारी खुशी के नाम है और मैं तुम्हारे हर ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने आहिस्ता से सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बातें वाकई दिल को बहुत सुकून देती हैं और मैं महसूस करती हूँ कि आज मैं पहली बार किसी के साथ मुकम्मल और महफूज हूँ। धीरे धीरे मेरे दिल में जावेद के लिए जगह बनने लगी और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैंने उसके लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोल दिया और जब मैंने ऐसा किया तो इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जिसको सारी ज़िंदगी में अपनी कमज़ोरी समझती रही, उसी चीज़ से जावेद सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। और ऐसी मोहब्बत नहीं कि अपने लिए मुझे ये एहसास दिलाता था कि मैं खूबसूरत हूँ, बल्कि मुझे अपने आप से मोहब्बत होने लगी। वो मेरे लिए अच्छे-अच्छे कपड़े लेके आता। उसने मुझे कभी नहीं कहा कि अपने आप को कवर करो, अपने आप को छुपा के रखो। बस वो कहता था अच्छे कपड़े पहनो और खूबसूरत लगो ताकि मुझे भी तो अच्छी लगो। मेरी सास भी मेरा बहुत ख़्याल करती थी और हर दिन मेरी छोटी-छोटी ज़रूरतों का ध्यान देती थी। खाना तो मैं बहुत अच्छा बनाती थी और हर बार वो कहता था कि तुम्हारा खाना दिल को खुश कर देता है। मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और प्राइवेट ही अगली डिग्री के लिए भी अप्लाई कर दिया। मेरी नंद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम मिल-जुल के काम कर लेते थे। मैं कामों से कभी भी नहीं घबराती थी, क्योंकि मुझे काम करने की आदत थी। हफ्ते में एक दफ़ा जावेद मुझे सैर करवाने भी ले जाता और रास्ते में भी हम बातें करते रहते, हँसते-खेलते, कभी-कभार रेस्टोरेंट या पार्क में बैठते, वहाँ के मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होते और वापस आके वो मेरे लिए छोटी-छोटी हैरत अंगेज़ चीज़ें ले आता। हर दिन कमरे के अंदर भी वो ऐसा था जैसे हनीमून हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन दिल में एक बात ज़रूर थी कि जो मेरे साथ हुआ मुझे उसके बारे में उसको बता देना चाहिए। और फिर सोचती कि कहीं उसकी मोहब्बत न बदल जाए मेरे लिए। मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। मैं हर दिन दिल में सोचती कि कैसे बताऊँ, कब बताऊँ ताकि वो मुझे समझे और मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। लेकिन खौफ भी था कि ये राज़ हमारे दरमियान कोई दरार न डाल दे। जावेद मेरे करीब होता और मुझे प्यार से देखता तो दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी महसूस होती। मैंने दिल ही दिल में अज़म किया कि जो भी फैसला करूँगी उसके लिए सही वक्त और सही तरीका ज़रूर तलाशूंगी, ताकि हमारी मोहब्बत मजबूत रहे और हम एक दूसरे के लिए हमेशा वफादार और ख्याल रखने वाले रहे। एक दिन मुझे जावेद ने एक लड़की दिखाई जो हमें ख़ानदान की शादी में नजर आई। शक्ल सूरत की बहुत ही अजीब थी, लेकिन रंग उसका साफ था। जावेद ने कहा, इस लड़की ने मेरा रिश्ता रिजेक्ट किया था। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, लेकिन ये तो इतनी खूबसूरत भी नहीं। जावेद ने मुस्कुरा के कहा, घर से खूबसूरत नहीं है लेकिन सफ़ेद है ना, गोरी है, इसलिए इसने कहा कि मैं काले लड़के से शादी नहीं करना चाहती। मुझे बहुत बुरा लगा और दिल में गुस्सा भी आने लगा। मैंने कहा, अच्छा हुआ इसने आपको रिजेक्ट किया, वरना मुझे कैसे मिलते। मैंने धीरे धीरे जावेद को बताना शुरू किया कि मेरे साथ क्या क्या होता था, लोग क्या क्या बोलते थे, किस तरह मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाते थे और किस तरह मैं सबके सामने शर्मिंदा होती थी। तो वो हैरान होने लगा। उसकी आंखों में तशवीश और गुस्सा एक साथ नजर आया और वो कहने लगा, लोगों को पता ही नहीं है किसी बात का। तुम जैसी लड़कियों के लिए तो मर्द पागल होते हैं, लेकिन ये बात कौन समझाए। लेकिन बार बार मेरे दिल में ये बात आती थी कि मुझे जावेद को सब कुछ बता देना चाहिए। मेरे दिल पे एक बोझ था और जिस आदमी ने मेरे साथ ये सब कुछ किया वो भी तो आज़ाद फिर रहा था। हर रोज़ जब मैं उसे कहीं देखती या सोचती तो दिल के अंदर खौफ और गुस्सा दोनों एक साथ उतरते थे। माँ और बाबा ने तो पुलिस कंप्लेन करने से इसलिए इनकार कर दिया कि हमारी इज्जत ख़राब होगी, लेकिन रिश्ते ने जो मेरे साथ किया वो किसी और के साथ भी तो कर सकता था। अभी भी तो लोग उसके साथ अपनी बेटियां भेजते थे। वो तो वही काम करता था। इसलिए मैं परेशान रहती और मुझे ये डर भी लगता था कि किसी दिन अगर जावेद को ये बात किसी और तरीके से पता चल गई तो फिर वो कहेगा कि मैंने उसको धोखा दिया। मैं हर दिन दिल में सोचती कि कैसे ये सब कुछ जावेद को बताऊं ताकि वो समझे और हमारा रिश्ता मजबूत रहे। लेकिन दिल के अंदर एक खौफ भी रहता कि कहीं मेरी बात से उसके दिल को सदमा ना पहुंचे। मैं रात को लेटी रहती और अपने दिल के हर कोने में ये सोच के परेशान होती कि कब और कैसे ये राज जावेद के सामने लाऊं
और किस तरह उसे यकीन दिला सकूं कि मैं सिर्फ अपने आप की हिफाजत के लिए चुप रही और उसकी मोहब्बत और एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं जावेद को सब कुछ बता दूंगी और आज ही मैं उसको ये सब बताने वाली थी। लेकिन अचानक जब मैंने खबर सुनी, एक बच्ची आई थी घर से कोई चीज़ लेने और मेरी सास को बता रही थी कि क्या हुआ। वो वैन वाला जिसने मेरे साथ बुरी हरकत की थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और उस दुनिया से चला गया। मैं किसी की मौत पे खुश होने वालों में से नहीं थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मुझे यह अंदाज़ा ज़रूर हुआ कि अल्लाह ने उसे सज़ा दी। उसने मेरे साथ बुरा किया, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ। अब जावेद को बताने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे कहा, वो जो आज मोहल्ले के एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है ना, उसके साथ मैं भी जाया करती थी। एक दफ़ा उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। जावेद ने फ़ौरन कहा कि वो तो था ही घटिया आदमी। पता नहीं लोग उसके साथ अपनी बेटियों को कैसे भेजते थे। मुझे तो उसकी शक्ल से ही लगता था कि बुरा आदमी है। अच्छा हुआ दुनिया से चला गया। इसके बाद फिर मैंने जावेद को कभी डिटेल या तफसील में कुछ भी बताने के बारे में नहीं सोचा। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल और मोहब्बत भरे थे और मैं माँ बनने वाली थी। अल्लाह के करम से सब कुछ बिल्कुल ठीक था। हमारी ज़िंदगी में हर दिन एक नई खुशी का सबब लाता। मेरी सारी कज़न्स मुझ पे रश्क करती। मेरे जैसा शौहर किसी का भी नहीं था। उनके शौहर बेवफ़ा थे। हर किसी का कोई न कोई चक्कर चल रहा था और वो सब अपने हाथों से चक्कर पकड़े हुए थे। लेकिन जावेद मेरे अलावा किसी के बारे में सोचता भी नहीं था। वो हमेशा कहता था, जब मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है और उसके पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो मैं बाहर क्यों मुँह मारूँगा? वो हर दिन मुझे यकीन दिलाता कि मेरी ज़िंदगी उसके लिए सबसे अहम है और मेरी खुशी उसके लिए सबसे कीमती है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अल्लाह की रहमत और उसके प्यार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और जो कुछ भी गुज़रा वो सब माज़ी का हिस्सा बन चुका है। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ मोहब्बत, सुकून और खुशी का राज है। जावेद के साथ हर लम्हा एक यादगार लम्हा है। हर दिन हम एक दूसरे के एहसासात को समझते हुए गुजारते हैं और दिल के अंदर एक गहरी मोहब्बत और एतमाद पैदा हो गया, जो हमें हर मुश्किल और हर खुशी में एक दूसरे के करीब रखता है। हम दोनों का रिश्ता मजबूत है और मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे जावेद जैसा शौहर अता किया जो सिर्फ मेरे लिए है और मेरी खुशियों का हर लम्हा अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है। अल्लाह ने मुझ पे करम किया। मैं एक साथ 2 बेटों की माँ बनी और इस खुशी का एहसास अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। मेरी सास भी बहुत खुश थी, ससुर भी, और सबसे ज़्यादा तो मैं और जावेद खुश थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाक़ई ज़िंदगी में कभी-कभी अल्लाह का करम इंसान की किस्मत बदल देता है। मेरी सारी कज़नों के यहाँ पहली बेटी हुई और कुछ की तो औलाद भी नहीं थी। ऐसे में 2 बेटों की माँ बनना वाक़ई बहुत बड़ी बात थी। मैंने दिल में महसूस किया कि ये खुशी ना सिर्फ मेरी ज़ाती खुशी है बल्कि मेरे ख़ानदान के लिए भी एक बड़ी नेमत है। मैंने सोचा कि औरत को माशरे में इज़्ज़त मर्द से ही मिलती है, या तो उसके बाप के दम से या फिर उसके शौहर के दम से, और जब वो बेटों की माँ बन जाती है तो तब ये माशरा उसकी इज़्ज़त करता है। ये सोच के मेरे दिल में एक अजीब सा सकून और फ़ख्र पैदा हुआ। मैंने शादी से पहले की ज़िंदगी में बहुत दुख और गम देखे थे, लेकिन शादी के बाद की ज़िंदगी मिसाली थी। कोई दुख नहीं था। मैं हर रोज़ दिल ही दिल में शुक्र अदा करती कि अल्लाह ने मुझे जावेद जैसा शौहर अता किया, जो हर लम्हे मेरे लिए मौजूद रहता है, जो मेरी हर खुशी में शरीक होता है और मेरी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर दम तैयार रहता है। हम कभी भी झगड़ा नहीं करते थे, चाहे कोई बात हँसी मज़ाक में क्यों ना हो जाती। कभी-कभार छोटी-छोटी तल्ख़ियाँ आती तो वो भी मज़ाक का हिस्सा होती थी, लेकिन दिल के अंदर कभी भी तल्ख़ी पैदा नहीं होती थी। मैंने महसूस किया कि वाक़ई एक अच्छा शौहर और अच्छा रिश्ता ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है और दिल में हर लम्हा सुकून पैदा करता है। मैंने सोचा कि शादी को 1.5 साल होने वाला था, लेकिन जावेद अब भी मेरे साथ वैसा ही पेश आता जैसे आज से पहले। उसकी मोहब्बत और ख़याल की शिद्दत हर रोज़ बढ़ती जा रही थी। मैं हर दिन दिल ही दिल में खुशी महसूस करती कि मेरा शौहर ना सिर्फ खूबसूरत और फिट है बल्कि उसका दिल भी साफ़ और मोहब्बत से भरा है। एक दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई। माँ को देख के हैरान रह गई। वो रोने लगी। मैंने फ़ौरन उसके करीब जाके पूछा, क्या हो गया? तो उसने धीरे से कहा, बेटा, तुमसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ। हमने तेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा। मैंने दिल ही दिल में कहा, मुझे पता है और मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि आप मेरी माँ हैं और माँ का दिल हमेशा बच्चों के लिए नरम होता है।
मैंने अपनी माँ को दिल की गहराइयों से माफ़ कर दिया और कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें इज़्ज़त दें। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि जैसे आप लोगों ने मुझे पाला, मैं ऐसे अपने बच्चों को नहीं पालूँगी। अगर अल्लाह ना करे मेरे बच्चों में कोई ऐसी चीज़ हुई जो माशरे से उनको बचाऊँगी और उनके हक़ के लिए खड़ी रहूँगी, ना कि खुद ही उनके खिलाफ़ हो जाऊँगी। मैंने ये सोचकर अपने दिल को मज़बूत बनाया कि मैं अपनी औलाद के लिए हमेशा एक मुहाफ़िज़ और रहनुमा बनूँगी। मेरी माँ ये सुनकर चुप हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी आँखें खुल गई हों और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थीं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ बुरा करना था, वो सब मिलके कर चुके थे। पर मेरे साथ किस्मत ने अच्छा किया। मुझे अच्छा शौहर मिला और अल्लाह ने मुझे अपने बच्चों के साथ खुशियों से भर दिया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये खुशी और सुकून की ज़िंदगी हर औरत के नसीब में नहीं होती। मैंने महसूस किया कि अल्लाह ने मेरे दुखों का बदला मोहब्बत और सुकून के ज़रिए दिया और ये सब कुछ मेरे जावेद के साथ मुमकिन हुआ, जो दिल से मोहब्बत करता है, जो हर रोज़ मेरे लिए वक़्त निकालता है और मेरी हर ज़रूरत को समझता है। मैंने दिल में सोचा कि वाक़ई एक अच्छा इंसान और अच्छा रिश्ता ज़िंदगी के हर दुःख को ख़त्म कर देता है और दिल में सिर्फ़ खुशियों का राज पैदा होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में उसका साथ महसूस किया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे उसकी मोहब्बत दी और मेरी ज़िंदगी में सुकून और खुशी कायम की। मैंने अपनी माँ के साथ बैठ के सोचा, वाक़ई इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी चीज़ है। हम सब दुःख और मुश्किलात में गिरफ़्तार होते हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो हर दुःख को खुशी में बदल देता है। मैंने दिल में सोचा कि मेरी ज़िंदगी के हर लम्हे में जो सुकून और खुशी है, वो अल्लाह का करम और जावेद के प्यार का नतीजा है। मैंने दिल ही दिल में ये अहद किया कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में मैं अपने बच्चों और शौहर के लिए एक मोहब्बत और ख़याल रखने वाली इंसान बनूँगी और हर दिन उनके साथ सुकून और खुशी बाँटूँगी। मेरे दिल में ये एहसास भी पैदा हुआ कि अब मैं जो भी फ़ैसले करूँगी, वो अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए होंगे और मैं हर कदम सोच समझ के उठाऊँगी ताकि मेरी औलाद हमेशा खुश और महफूज़ रहे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में मैं अपनी औलाद के लिए एक मज़बूत और महफूज़ दुनिया बनाऊँगी। हर दिन जावेद के साथ उस मोहब्बत को बढ़ाऊँगी, जो हमें ज़िंदगी में सुकून और खुशी देती है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शादी के बाद की ज़िंदगी वाक़ई एक नेमत है जो हर दिन मोहब्बत और खुशी से भरी हुई है। हर लम्हा जो जावेद के साथ गुज़रता है, वो दिल को सुकून और खुशी देता है। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और खुशी इंसान के नसीब में आ जाए, तो कोई दुःख उसे मुतासिर नहीं कर सकता। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रहमत और जावेद के प्यार का नतीजा है। मैंने अपने दिल में एक बार फिर ये अहद किया कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में अपने शौहर के लिए वफ़ादार और मोहब्बत करने वाली रहूँगी और अपने बच्चों के लिए हर तरह की हिफाज़त और देखभाल करूँगी। मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे जो खुशियाँ दी हैं, वो मुझे कभी ज़ाया नहीं करने देंगी और हर दिन अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत, सुकून और खुशी से भरपूर रखूँगी। मेरी ज़िंदगी में हर दिन एक नई खुशी लेके आता है, हर लम्हा जावेद की मोहब्बत और ख़याल से मुज़य्यन होता है। मैंने महसूस किया कि वाक़ई अल्लाह ने मेरे दुखों का बदला मोहब्बत और सुकून से दिया और जो कुछ भी माज़ी में हुआ, वो अब सिर्फ़ एक सबक बन गया है, जो मुझे हर लम्हा मज़बूत और हौसले वाला बनाता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अल्लाह की रहमत और जावेद के प्यार ने मेरी ज़िंदगी में सुकून, खुशी और मोहब्बत के ऐसे लम्हे दे दिए हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और मैं हर दिन दिल ही दिल में शुक्र अदा करती रहूँगी कि अल्लाह ने मुझे एक अच्छा शौहर और मोहब्बत भरे बच्चों के साथ ज़िंदगी दी और मेरी ज़िंदगी वाक़ई एक नेमत बन गई।